एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी प्रैक्टिस सेट या क्लासेज है वो सारे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से जुड़ के सारे ही वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। वोलिनी ऊन को कहते हैं तो मेरिनो ऊन, पशम ऊन, शहतूत ऊन या फिर इनमें से कोई नहीं। ये टीजीटी 2021 और 11 दोनों में पूछा गया है। तो वोलिनी ऊन को मेरिनो ऊन भी कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेरिनो ऊन प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आती है, इसे वोलिनी ऊन भी कहते हैं। ये मेरिनो जाति के भेड़ के बालों से प्राप्त की जाती है। सर्वप्रथम मेरिनो जाति के भेड़ों को स्पेन से गलेडियों द्वारा पाला जाता था। इसके बालों से बने ऊनी वस्त्र उत्कृष्ट कोटि मतलब कि सर्वश्रेष्ठ होते हैं। स्पेन के बने मेरिनो ऊनी वस्त्र अपनी उत्कृष्टता, उन्नतता, कोमलता एवं बारीकी के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्काउरिंग का प्रयोग होता है, ये टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऊन, रेशम, रेयॉन या फिर नायलॉन, तो स्काउरिंग का प्रयोग ऊन में होता है। आते हैं इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। तो क्लीनिंग एंड स्काउरिंग, तो छटाई एवं अस्तर निर्धारक के पश्चात ऊन की सफाई एवं धुनाई एवं घिसाई की जाती है। ऊन के रेशे में पसीना, चिकनाई, धूल कण एवं अन्य गंदगी उपस्थित होते हैं जिन्हें साफ करना आवश्यक होता है। ऊन की धुलाई के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है: साबुन के घोल का, वाष्पित घोल का, वाष्पित घोल का एवं कार्बोनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऊन के धागों की मोटाई की बारीकी को क्या कहते हैं? काउंट, डेनियर, स्केन या फिर नोवेल्टी यार्न। तो ऊन के धागे की मोटाई एवं बारीकी को क्या कहते हैं? तो इसको ऑप्शन ए काउंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवित भेड़ से निम्नलिखित में से किसकी कटाई की जाती है? ये देखिए, ये क्वेश्चन 2021, 2013 एंड 2012 इतनी बार पूछा गया है। तो जीवित भेड़ से निम्नलिखित में से किसकी कटाई की जाती है? फ्लैनल, मोएर, फ्लीस या फिर फेल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीवित भेड़ के शरीर से ऊन की प्राप्ति की जाती है, उसे फ्लिश ऊन कहते हैं। यह मध्य कोटि की ऊन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित वाक्यों में सही का चुनाव करना है। ऊन में केरोटीन पाया जाता है, ऊन में गंधक होता है, गीला होने पे ऊन की मजबूती कम हो जाती है एंड ऊन पर क्षार का दुष्प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ऊन में केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, हम जानते हैं। गंधक भी पाया जाता है और गीला होने पे वो अपनी मजबूती खो देता है। कितनी कभी कभी प्रतिशत पूछता है, तो 30 या फिर 40 ऑप्शन में जो दिखे उसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए कितनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊन की परत कहलाती है तो कॉर्टेक्स, क्यूटिकल, मेडुला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊन की दूसरी परत क्या कहलाती है? ऊन की दूसरी परत क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्टेक्स। नीचे इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। डिटेल्स में दिया है ऊन की दूसरी परत को कॉर्टेक्स कहते हैं। प्राकृतिक जगत के प्राणिज समूह से प्राप्त होने वाले प्रोटीन युक्त रेशा है ऊन। इसमें केरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा है। एवं ऊन से वस्त्र बनाने का कार्य सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ किया गया। इसका रेशा टेढ़ा मेढ़ा, छोर, नुकीला एवं बहुकोशिकीय होता है। ऊन की 3 परतें होती हैं। पहली परत को क्यूटिकल कहते हैं जो कि बाहरी परत कहलाती है, दूसरी परत को कॉर्टेक्स जो कि मध्य परत कहलाती है, एंड तीसरी परत को मेड्यूला कहते हैं जो कि आंतरिक परत कहलाती है। ऐसे इसको देख सकते हैं ऐसे करके। नेक्स्ट पे आते हैं। कॉर्टेक्स में रंग वर्णक मेलानिन उपस्थित होता है, इनसे रंग का निर्धारण होता है। जो दूसरी परत होती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रंग का निर्धारण किससे होता है, तो दूसरी परत या फिर कॉर्टेक्स ऑप्शन में जो दिया रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि तागे को साफ करने के लिए मार्जन इस्तेमाल किया जाता है, तो सूत, रेशम, लीलन या फिर ऊन। तो तागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है, वो है ऊन का। ऊन के तागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अल्पाका रेशे की व्युत्पत्ति किस से होती है? तो भेड़ से, बकरी से, ऊंट से या फिर खरगोश से। तो अल्पाका रेशे की व्युत्पत्ति किससे होती है? देखते हैं इसके आंसर। तो यहाँ पे हाँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अल्पाका रेशे की व्युत्पत्ति भेड़ के बालों से होती है। अल्पाका मुख्यतः पेरू प्रदेश में पाया जाता है। यह जानवर लामा के समान दिखाई पड़ता है, परंतु यह लामा से छोटा होता है। इसके बाल लंबे, कोमल एवं घने होते हैं। इसके बालों की लंबाई 10 से 12 इंच होती है। इससे रोएदार वस्त्र एवं कोट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? तो सूती रेशा की, ऊनी रेशा की, नायलॉन की या फिर सिल्क की। तो मेडुला की उपस्थिति ऊनी रेशे की विशेषता है। मेडुला की उपस्थिति ऊनी रेशों की विशेषता है। ऊनी रेशों को अंत परत मेडुला कहलाता है। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा, यह गोलाकार होता है। इसके मध्य में एक खोखली नलिका होती है, परंतु सभी ऊनी रेशों में यह आवश्यक रूप से नहीं पाई जाती। उत्तम श्रेणी के रेशे में यह अत्यंत कम विकसित अथवा अनुपस्थित रहते हैं। निम्न श्रेणी के मोटे रेशों में यह परत सबसे ज़्यादा विकसित रहता है। यह परत नमी सोखने एवं ऊनी रेशे की रंगाई में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्द्र ताप एवं दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे फेल्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर्द्र ताप एवं दबाव में ऊनी रेशे सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे फेल्टिंग कहते हैं। ऊन के नन्हे नन्हे रेशों को, मतलब छोटे छोटे रेशों को आपस में उलझाकर, जोड़कर, ताप से प्रभावित करके दबाव डालकर जमा दिया जाता है, जिसे नमदा कहते हैं। नमदा या फिर फेल्टिंग कहते हैं। इस विधि द्वारा केवल ऊनी रेशों से ही कंबल, पट्टू, नमदा आदि बनाए जाते हैं। इस विधि द्वारा वस्त्र निर्माण कार्य सीमित है। कभी कभी अनानास के पत्तों से भी नमदा बनाया जाता है, इसे इंटरलॉकिंग भी कहते हैं तथा इनसे बने वस्त्र को फेल्ट वस्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा कौन सा है? तो प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा ऑप्शन बी ऊन हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऊन को प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा माना जाता है। मूलतः ऊन रेशेदार प्रोटीन है जो विशेष प्रकार की त्वचा कोशिकाओं से निकलता है। ऊन पालतू भेड़, बकरी तथा याक आदि से प्राप्त किया जाता है। कपास के बाद यही सर्वाधिक महत्व वाला रेशा है। इसके रेशे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं कि किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? तो ऑप्शन सी ऊनी रेशों में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है। ऊनी रेशा ऐसा प्राकृतिक रेशा है जिसमें सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है। ऊनी रेशे में अपना मौलिक आकार व आकृति प्राप्त करने का अद्भुत विलक्षण गुण विद्यमान होता है। यह अपनी मौलिक लंबाई से 30 से 40% अधिक खींचा जाने के पश्चात भी वास्तविक स्थिति में आ जाता है। इसलिए नाप के न होने के बावजूद भी यह शरीर में फिट बैठ जाता है। कॉट वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? तो कॉट वूल कपास एवं धागा को मिलाकर तैयार किया जाता है। टीजीटी 2011 में पूछा गया है। कॉट वूल सूती तथा ऊनी तंतुओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। जब मिश्रित रेशे से वस्त्र तैयार किया जाता है तो उसमें दो या तीन तंतु मिलाकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे कॉट वूल पूछा है तो कॉट वूल सूती तथा ऊनी, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को के ऊन से बनता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैलिको। ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को ऊन से बनता है उसे कैलिको कहते हैं। लामा ऊंट जाति का पशु है। इसके बालों से भी दो परतें निकलती हैं। ऊपरी परत के बाल लंबे, घने, भारी एवं मोटे होते हैं और निचली परत के बहुत मुलायम, कोमल एवं बारीक होते हैं। इसके बालों में रेशम के समान चमक पाई जाती है। लामा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह जानवर
यह जानवर बालों के साथ साथ सामान ढोने के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीस की अस्थायी रूप से सिकन वाली सतह होती है एंड कपड़े से मुद्रित कास्टिक सोडे से कपड़ा सिकुड़ जाता है। यहाँ कथन और कारक में पूछा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। प्लीस को अस्थायी रूप से सिकन वाली सतह होती है एंड क्योंकि कपड़े पर मुद्रित कास्टिक सोडे से कपड़ा सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित तंतुओं में से किनकी लचक अधिक होती है। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा ऊन की लचक अधिक होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, वहाँ कूट में आंसर देना है हमें, तो कूट में आंसर देना है, तभी मैं सोचूं पॉलिस्टर में भी होता है क्योंकि वो मानव निर्मित होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। ऊन और पॉलिस्टर दोनों ही तंतुओं में अच्छी लचक होती है। ऊनी फेल्ट बनाने का सही क्रम है, ऊनी फेल्ट बनाने का हमें सही क्रम देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा ऊनी तंतु की सफाई, मिश्रण एवं धुनाई करना, फिर आएगा ऊनी तंतुओं को परतों में लगाना, फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ताप एवं नमी देना, एंड उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर 3 वेब को पीटना, दबाना और निचोड़ना। उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन नंबर 6 धोना, खंगालना और सुखाना, एंड लास्ट में आ जाएगा फेल्ट को परिसज्जा प्रदान करना। नेक्स्ट पे आते हैं। ऊन अपनी लगभग मजबूती खो देता है जब वह गीली अवस्था में होता है, तो मैंने पहले ही बताया था 40%। टीजीटी 2019 में पूछा गया है। ऊनी रेशे निर्बल होती है, भीगने के पश्चात यह अपनी मजबूती 25 से 30 या 40% तक कम हो जाती है। जो भी ऑप्शन में दिया रहा है उस अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर लेंगे। अतः ऊनी वस्त्र धोते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी तनाव सामर्थ्य कम होती है। ऊनी वस्त्रों में 30% तक वातावरण से नमी सोखने का गुण रहता है, इसके बावजूद भी ये गीले नहीं दिखते। इनमें नमी का वाष्पीकरण भी शीघ्रता से होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कथन एवं कारक का क्वेश्चन है। ऊनी वस्त्र धोते समय गूंथने और दबाने का तरीका प्रयोग करते हैं। ऊन की स्केली रचना रगड़ के दौरान फेल्टिंग उत्पन्न करती है। आंसर इसके देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऊन धोते समय गूंथने और दबाने का तरीका का प्रयोग करते हैं क्योंकि ऊनी की स्केली रचना रगड़ के दौरान फेल्टिंग उत्पन्न करती है, यानी दोनों सही है कथन एवं कारक। यहाँ पे देखते हैं ऊन के उत्पादन का सही क्रम क्या है। हमने ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख रखा है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ नीचे ही देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा ऊन को काटना, फिर श्रेणी में रखना, फिर कार्बोनाइजिंग, फिर धुनना, फिर कंघी करना। नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम नीचे ही देख लेते हैं। खींची हुई ऊन, तो मरे हुए जानवर से खींचा हुआ ऊन। पवित्र ऊन मतलब वर्जिन ऊन, तो ताजी बिना उपयोग में लाई हुई ऊन, जिसके ऊपर से पहले कभी भी ऊन की कटिंग ना की गई हो उसे वर्जिन ऊन कहते हैं। पुनः चक्रण ऊन, तो बिना प्रयोग में आई रद्दी माल। एंड कटी हुई ऊन जिंदा पालतू जानवर से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ऊन के विनिर्माण तथा प्रोसेसिंग के अनुक्रम बताना है। देखते हैं नेक्स्ट पेज में इसके आधे क्वेश्चन है। आज लगभग मैं 200 क्वेश्चन का वो लाने वाली थी क्लास, बट नेटवर्क इश्यू की वजह से पता नहीं क्यों बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा चलो एक शॉर्ट वीडियो आप सबके लिए डाल देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ कब से। हाँ, तो इसके आंसर देख लेते हैं। ऊन के विनिर्माण तथा प्रोसेसिंग का सही क्रम है तो तंतुओं का श्रेणीकरण, स्काउरिंग, कार्बोनाइजिंग, धोना तथा तेल लगाना एवं लैप का निर्माण एवं टॉप्स तथा नायलॉन्स को अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊनी कपड़े तैयार करने का सही क्रम बताना है। तो ऊनी कपड़े तैयार करने का सही क्रम क्या है, तो ब्लीचिंग, सबसे पहले ब्लीचिंग, फिर क्रैम्बिंग, फिर फुलिंग, फिर कार्बोनाइजिंग। आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ कथन एवं कारक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऊन कुचलने से सिलवटें आसानी से ठीक हो जाती हैं। इसमें उत्कृष्ट बढ़ाव की विशेषता है। तो ये दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या गलत है।
ए और आर दोनों सही है। व्याख्या गलत है। ऊन कुचलने और सिलवट से आसानी से ठीक हो जाता है क्योंकि ऊन तंतुओं में अति उत्तम लोचनीयता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु कैसा दिखता है? असंधि, रेखित, सल्की या फिर गुथा हुआ? तो सल्की दिखता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी से देखने पे ऊन सल्की दिखाई देता है। सल्की जितनी अधिक होगी ऊन उतना ही उच्च कोटि का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ कौन सा है? तो अर्जिनी जोड़। यहाँ पर ऑप्शन ऑलरेडी आंसर दिख रहा है तो ऑप्शन पढ़ने का कोई रीज़न नहीं है। तो ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ कौन सा है? तो अम्लीय जोड़ होता है। ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ अम्लीय जोड़ होता है। ऊनी रेशे निर्बल होते हैं। भीगने के बाद इसकी मजबूती अगर रेशियो में पूछे तो 25 से 30%, ऐसे नॉर्मली आयोग 40% माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच के बंध का नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वांडर वाल्व्स फोल्स। ऊन के तंतु के अणु उपस्थिति सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच बंध का नाम है वांडर वाल्व फोर्स। नेक्स्ट पे आते हैं, ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोधक के कारण है। तो अच्छा लचीलापन, अच्छी प्रतिस्कंदता, दोनों में से कोई नहीं या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऊनी रेशे शिकन प्रतिरोधी होते हैं अतः इनमें शिकन नहीं पड़ता। इनमें प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्था का अद्भुत गुण विद्यमान रहता है जिसके कारण कुचलने के बाद भी पूर्ववत बने रहते हैं। ऊनी वस्त्र को मुट्ठी में दबाकर पुनः छोड़ देने से इसके इस गुण को परखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? तो फेल्टिंग, रेटिंग, शेयरिंग या फिर स्काउरिंग? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, शेयरिंग भेड़ के शरीर से ऊनी रेशे कतरने की एक प्रक्रिया है। एक सामान्य प्रक्रिया, वह व्यक्ति जो भेड़ों के शरीर से इन रेशों को कतरता है शेयरर कहलाता है। सामान्यतः प्रत्येक वयस्क भेड़ के शरीर से वर्ष भर में एक बार बाल काटे जाते हैं जिन्हें एकत्र कर ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊन मूलतः रेशेदार तंतु में प्रोटीन युक्त रेशा है जो विशेष प्रकार की त्वचा कोशिकाओं से निकलता है। ऊन पालतू भेड़ों के अलावा बकरी तथा यॉक आदि से भी प्राप्त किया जाता है। टेगलक ऊन क्या है? तो उच्च श्रेणी का ऊन है, निम्न श्रेणी का ऊन है। तो टेगलक ऊन निम्न श्रेणी का ऊन कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राणिज रेशा कौन सा है? तो नारियल, रेशम, सन या फिर लिनन। तो प्राणिज रेशा रेशम को बोलते हैं। रेशम और ऊन को प्राणिज रेशा बोलते हैं। रेशम तथा ऊन प्राणिज रेशे के अंतर्गत आते हैं। रेशम एक प्रकार का महीन चमकीला ड्रेप तंतु वाला रेशा है जिससे कपड़े बुने जाते हैं। यह तंतु कोश में रहने वाले एक विशेष प्रकार के कीड़े से तैयार किया जाता है। रेशम के कीड़े की लार्वा द्वारा बनाया जाता है। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन से बना है। इन रेशों के प्रोटीन में मुख्यतः फाइब्रिन होता है। रेशम के जो प्रोटीन है उसका नाम फाइब्रिन है और उसके गोंद का नाम शेरेसिन है। रेशम के कीड़े का नाम क्या है? कोई बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में बता देगा। ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच क्या है? तो साधारण गर्म इस्त्री, बीच में एक सूती कपड़ा रखकर, बीच में एक गीला कपड़ा रखकर, बीच में एक कागज रखकर। तो ऊनी कपड़े के लिए ब्लीचिंग का सबसे अच्छा उपाय है बीच में एक सूती कपड़ा रखकर। बुने हुए वस्त्र, ऊनी वस्त्र प्रायः इस्त्री नहीं किए जाते। ऊनी वस्त्र जिनकी सतह फुजीदार होती है उन पर हल्की गर्म इस्त्री की जाती है। इस्त्री करते समय महीन भींगा कपड़ा वस्त्र के बीच में रखकर इस्त्री की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है? तो क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एवं सोडियम फ्लोराइड। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वस्त्र उद्योगों में फिनिशिंग सामान्यतः एक ऐसी प्रक्रिया है जो बुने हुए वस्त्र को एक पहनने योग्य वस्त्रों में परिवर्तित किया जाता है तथा सामान्यतः उसमें आकर्षण उत्पन्न करने के लिए रंगाई, कताई आदि की जाती है। एक ऊनी वस्त्र की फिनिशिंग के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को अच्छा फिनिशिंग पदार्थ माना जाता है
क्योंकि यह वस्त्रों को बिना नुकसान पहुंचाए वांछित सफाई देता है। इसके अतिरिक्त सोडियम हाइपोक्लोराइड को भी एक अच्छा फिनिशिंग एजेंट माना जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो वह क्या होता है? तो वह कड़ा हो जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तब वह कड़ा हो जाता है। ऊन पर क्षार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्षार के प्रभाव से रेशा पीला पड़ जाता है, कड़ा हो जाता है तथा उसके रोए फैल व जकड़ जाते हैं। ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो हाथ से साबुन और पानी की सहायता से धोना, हाथ से डिटर्जेंट पाउडर से धोना, कपड़े धोने की मशीन में पाउडर मिला के धोना, या फिर शुष्क धुलाई की विधि। तो ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे अच्छा तरीका है शुष्क धुलाई विधि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है शुष्क धुलाई। ऊनी वस्त्र रगड़ सहन नहीं कर सकता, रगड़ने से कमजोर हो जाते हैं। यदि पानी से ऊनी वस्त्रों को धोया जाए तो इसका आकार भी बिगड़ जाता है। उत्तम श्रेणी के ऊनी वस्त्रों को इसलिए शुष्क धुलाई से धोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जंतु तंतु के लिए ज्वलन टेस्ट देता है नीली आग, सल्फर महक, भूरी राख या फिर मोती का रूप। तो जंतु तंतु के लिए ज्वलन टेस्ट क्या देता है? तो ऑप्शन ए नीली आग देता है। जंतु तंतु के लिए नीली आग ज्वलन टेस्ट देता है। जंतु तंतु ऊन में आता है। जंतु तंतु में ऊन आता है। ऊन एक प्राणिज प्रोटीन होता है, प्रोटीन रेशा होता है। ऊन मुख्यतः भेड़ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र का निर्माण इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। यहाँ अति प्राचीन काल से ही उत्तम कोटि के ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संगठनों वाले रेशों की पहचान कीजिए। 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन और 16% नाइट्रोजन एवं 7% हाइड्रोजन एवं 4% सल्फर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊन में ही सल्फर पाया जाता है। ऊनी रेशे में मुख्यतः भाग प्रोटीन का होता है। ऊनी रेशों में 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन और 16% नाइट्रोजन एवं 7% हाइड्रोजन एवं 3 से 4% सल्फर मिलकर केराटिन नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट का है ऊन जलने के बाद देता है काली भस्म, ग्रे भस्म, काले दाने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऊन जलने के बाद ऑप्शन ए काली भस्म देता है। ऊन जलने के बाद काली भस्म देता है। ऊन जलने की प्रक्रिया धीमी गति से होती है, किंतु जलते समय इसमें पंखों मतलब ये जो हम लोग घर में फ़ैन यूज़ करते हैं वो वाला फ़ैन नहीं, पंखों के जलने, वो चिड़ियों का पंख समझ लीजिए या फिर बाल समझ लीजिए। तो जलने के समान गंध देता है। जलने के उपरांत काले रंग के गुब्बारे जैसा अवशिष्ट पदार्थ रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? तो भेड़, ऊंट, हिरन या फिर बकरे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हिरन ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है क्योंकि सर्वाधिक ऊन भेड़ों से प्राप्त की जाती है। भेड़ों के अतिरिक्त बकरी, ऊंट, घोड़े तथा खरगोश आदि पशुओं से भी ऊन प्राप्त की जाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जिस पशु के शरीर पर लंबे बाल उगते हैं उनसे ऊन प्राप्त की जा सकती है। तो ये थे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो हमें मोटिवेट करते रहिए, तभी हम इतने देर तक बोल पाते हैं। एक्चुअली आज 2 घंटे से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट नेटवर्क इश्यू की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए 200 क्वेश्चन का वीडियो पेंडिंग में चला गया है। अब शॉर्ट वीडियो लाया गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।